उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने के लिए आप लोगों ने जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र में हमारे ऊपर विश्वास जताया है, वह जो आपका विश्वास है, हम उस विश्वास को कायम रखने का पूरा प्रयास करेंगे। सामाजिक व्यस्तता के बीच भी हम आपके लिए लगातार वीडियो देने का भरसक प्रयास करते रहेंगे। आज अगर आपने ग्रामीण विकास के पहले वीडियो को देखा है तो आप लोगों के ही पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से यह दूसरा वीडियो आपके बीच जा रहा है। आप सभी लोग जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, यह सहयोग अतुलनीय है और यह सहयोग हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो लोग ग्रामीण परिवेश को लेकर के बहुत बड़े बड़े विचार अपने मन में रख रहे हैं, उनके दिमाग से इस चीज़ का डर हट जाए कि ग्रामीण परिवेश कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण परिवेश आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कि पहले वीडियो को आपने अच्छे से अध्ययन किया है और उसी अध्ययन को हम जो है एक तरीके से दूसरे क्लास में जोड़ते हुए हम इस दूसरे क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनके बारे में हमने वहाँ पे जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल के कार्य, उसके बाद हमने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर देखा था, उसके बाद जो है हमने लेखपाल सेवा नियमावली देखा था, उसके बाद हमने देखा कि पटवारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, पटवारी से हमने लेखपाल शब्द कब लाया था प्रयोग में, इसके बारे में हमने वहाँ पे अध्ययन किया था। हालांकि उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हम लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह परीक्षा है राजस्व लेखपाल की। जो राजस्व लेखपाल के कार्य होते थे उसके बारे में हमने कल बता दिया था। आज अगर आप राजस्व लेखपाल के बारे में बात करेंगे, आज हम जो है चकबंदी लेखपाल के बारे में बात करेंगे कि चकबंदी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हालांकि हम जो है जो आगे लेखपाल बनने जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के लेखपाल बनने जा रहे हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस तरीके से होती है और उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस आधार पर शुरुआत हुई और कैसे कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ लोगों का कुछ कमेंट आया था, उसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। मित्रों, कुछ लोगों ने सजरा, खसरा और खतौनी के बारे में एक बार पुनः हमसे पूछा कि भैया पुनः बताइए सजरा, खसरा और खतौनी होता क्या है। मित्रों, लेखपाल के पास जो सजरा कहा जाता है, लेखपाल के पास पूरे गांव का एक सामूहिक विवरण होता है। पूरे गांव के पास एक सामूहिक विवरण होता है, जिस विवरण को हम सजरा कहते हैं। जिस विवरण में, जिस पत्र में पूरे गांव की आबादी का विवरण दिया जाता है, उसे सजरा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम खतौनी की बात करते हैं। खतौनी में जो है किसी पारिवारिक बात की जाती है, किसी परिवार की स्पेशल बात की जाती है। जैसे आपके परिवार में आपके दादाजी हैं, आपके चाचा जी हैं, इनके बारे में, जैसे आपके दादाजी के जितने बेटे हैं उनकी पूरी जो खतौनी होगी उसे खतौनी कहा जाएगा। ठीक है, इस खतौनी में कितने खाने होते हैं तो मैंने आपको बताया था, खतौनी में जो है 13 खाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद सजरा हो गया, खतौनी हो गया। उसके बाद खसरा किसे कहते हैं मित्रों? खसरा जो है किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। क्या होता है? व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जानकारी होता है, व्यक्तिगत जानकारी जो होता है उसे क्या कहा जाता है? खसरा कहा जाता है। इस व्यक्तिगत जानकारी में खसरे में कितने कॉलम होते हैं तो 22 कॉलम होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। सजरा, खसरा और खतौनी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार और हम टेंशन में पड़ जाते हैं। सजरा पूरे गांव का सामूहिक विवरण, खतौनी पारिवारिक विवरण, खसरा एक व्यक्तिगत विवरण होता है। खसरा में जो है 22 खाने होते हैं। और 22 खाने क्यों होते हैं? क्योंकि खसरा में जो है पूरे वर्ष की फसलों का जो है विवरण दिया जाता है। ठीक है, जब पूरे वर्ष में हमने गेहूं बोया, धान बोया, कब बोया, कब काटा, तो इसके बारे में जब पूरी नॉलेज इस पत्र में लिखा जाएगा तो जायज़ सी बात है कॉलमों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। तो खसरा जो है व्यक्तिगत रूप से 22 खाने होते हैं और खतौनी में जो है 13 खाने होते हैं। ठीक है, तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले लेखपाल सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश में कब आई थी? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं मित्रों चकबंदी लेखपाल की। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से मन से देखिएगा, तभी जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है। देखिएगा, चकबंदी क्या होता है मित्रों? चक का मतलब होता है चक, बंदी का मतलब होता है बंद करना। जब उत्तर प्रदेश में चकबंदी नहीं हुई थी उत्तर प्रदेश में, उससे पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी थी, एक व्यक्ति का 2 बिस्वा खेत यहाँ पे है तो 4 बिस्वा खेत जो है
8 किलोमीटर दूर होता था। तो चकबंदी न होने की वजह से हमारे किसानों का समय, धन और हर एक चीज़ें बर्बाद होती थी। ठीक ढंग से वो खेती नहीं कर पाते थे, हर एक जगह पर उनकी समय की ज़्यादा बर्बादी होती थी, प्रोडक्ट भी कम उत्पादन होता था। इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को या पूरे भारत सरकार को ज़रूरत हुई कि चकबंदी की जाए। तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी हुई थी, इस विषय को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो चकबंदी का अधिनियम आया था 1953 में आया था। कब आया था? 1953 ईस्वी में। 1953 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम आता है। उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है 1954 में। 1954 में उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील से, मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील, ध्यान रखिएगा, 1954 में मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील और सुल्तानपुर, ठीक है, हम इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील। क्या नाम है? मुसाफिर खाना, ठीक है, सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना और मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील में पहली बार 1954 में चकबंदी का प्रयोग किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चकबंदी अधिनियम कब आया उत्तर प्रदेश में? तो 1953 में आया। और चकबंदी का प्रथम प्रयोग उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर में हुआ। मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील में हुआ, सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील में हुआ। 1954 में जब यह प्रयोग हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि इस प्रयोग से हमारे किसानों के प्रोडक्ट भी बढ़े हैं, इस प्रयोग से हमारे किसानों की जो दृढ़ता है खेतों में काम करने की वह भी बड़ी है, तो 1958 से यह जो चकबंदी है इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाता है। और पूरे प्रदेश में कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पे चकबंदी नहीं हुई है वहाँ पे एक चकबंदी अभियान चलाया जाता है, विस्तृत रूप से चकबंदी किसानों की कराई जाती है। ठीक है, अब चकबंदी किस तरीके से होती है उसे भी समझना आपके लिए ज़रूरी है कि चकबंदी का मुख्य अधिकारी कौन होता है, चकबंदी कितने कितने लेवल पे कैसे कैसे अधिकारी बैठते हैं, उसे भी जानकारी रखना आपके लिए आवश्यक होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चकबंदी का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा, एक होता है चकबंदी आयुक्त। क्या होता है? चकबंदी आयुक्त। इससे बड़ा अधिकारी जो है चकबंदी का कोई नहीं होता है। चकबंदी का मुख्य अधिकारी अगर क्वेश्चन आए तो होता है चकबंदी आयुक्त। ठीक है, चकबंदी आयुक्त जो है हर जिले में एक जिला उप संचालक चकबंदी नियुक्त करते हैं। ठीक है, हर जिले में एक जिला उप संचालक चकबंदी नियुक्त करते हैं। हालांकि आपको याद करना जरूरी नहीं है, एक बार आप देख लीजिए, जिला उप संचालक चकबंदी नियुक्त करता है, इसके नीचे जो नियुक्त होते हैं उनका नाम होता है उप संचालक चकबंदी, जो इनके सहयोग के लिए होते हैं। उसके बाद एक होते हैं सहायक संचालक चकबंदी। ठीक है, कौन होते हैं? सहायक संचालक चकबंदी, जो तहसील लेवल पे काम करते हैं। और इनके जो है सहयोग के लिए एक होते हैं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी। ठीक है, और इनके सहयोग के लिए एक होते हैं सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी। ठीक है, और इस तरीके से एक श्रृंखला चली आती है। उसके बाद आता है चकबंदी अधिकारी का नंबर, उसके बाद एक होते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी, और जो मेन किरदार निभाते हैं इस चकबंदी में उनका नाम होता है लेखपाल चकबंदी। मित्रों, आप सभी लोग अगर अवगत होंगे तो 2015 में ही राजस्व लेखपाल के बाद एक वैकेंसी आई थी चकबंदी लेखपाल की, उसमें हमारे कई साथी सफल हुए। ठीक है, चकबंदी लेखपाल में, तो वह यही पद था। हालांकि चकबंदी इस समय नहीं चल रही है ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनके जिम्मे बहुत काम होता है। कहीं बंजर ज़मीन, वहाँ पे कोई हड़प ले रहा है, कहीं पर कोई प्रधान गलती से किसी बंजर ज़मीन को किसी को डोनेट करवा दिया, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो यही चकबंदी लेखपाल उसे देखते हैं। ठीक है, तो इसे याद करना जरूरी नहीं है कि जिला उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी। एक बार आप देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चकबंदी का मुख्य अधिकारी कौन होता है? चकबंदी आयुक्त। अगर जिला लेवल पे चकबंदी के मुख्य अधिकारी की बात की जाए, जिला उप संचालक चकबंदी। बस यही दो क्वेश्चन यहाँ से आया जाए। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि चकबंदी में मुख्य कार्य कौन करता है? तो भैया, चकबंदी में जो मुख्य कार्य करता है वो कौन होता है? लेखपाल चकबंदी। ठीक है, इन्हें ही तो जनता के बीच में जाकर के चकबंदी करवानी पड़ती है। चार लोग सीधा टाइट करके खड़े हो जाएंगे, हमारा है, यहाँ से ना जाए, मेरी यहाँ से ना जाए। ठीक है, तो ये जो होता है लेखपाल चकबंदी, वहाँ पे थामते हैं, 2-4 सिपाही लेके जाएंगे, भैया इसे मेड़िया जाए तो हार। ठीक है, तो ये लेखपाल चकबंदी लोग ही करते हैं। तो मेन जो काम करते हैं लेखपाल चकबंदी करते हैं। ये लोग तो केवल कागज पे गुजारते हैं। ठीक है, मेन काम लेखपाल चकबंदी करते हैं। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चकबंदी को समझ लिया होगा कि चकबंदी होता क्या है, चकबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में भी आप जानकारी पा गए होंगे कि चकबंदी को जो किसानों के खेत इधर उधर बटे हुए थे, इस तरीके से थे, इन खेतों को एक किया गया। कहीं ना कहीं इनकी, जैसे मोहन कुमार का खेत यह है, घसेटू राम का खेत यह है।
ठीक है। अब घसेटू राम का खेत यहाँ पे है और घसेटू राम का खेत यहाँ पे है, ठीक है। और मोहन कुमार का खेत यहाँ पे है, मोहन का यहाँ पे है। तो हम कहेंगे भैया घसेटू तू यहाँ ले ले और मोहन कुमार की यहाँ लैया एक चलाए, ठीक है। तो मोहन कुमार की खेत को हमने एक कर दिया और घसेटू भैया की एक तरफ कह दे। हम कहे कि मोहन कुमार भी खेत पाई है और घसेटुओ खेत पाई है, लेकिन खेत उनके से अगर लगे लगे मिली है तो आसानी से खेती कर ली है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि चकबंदी किस तरीके से की गई और चकबंदी से हमारे घसेटू और मोहन जैसे किसान व्यक्तियों को किस तरीके से लाभ हुआ और उसका लाभ जो है वर्तमान के समय में प्रोडक्टिविटी के रूप में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चकबंदी के बाद हम बात करते हैं भूमि मापन के लिए, क्योंकि आप भैया लेखपाल बनने जा रहे हैं। लेखपाल साहेब, भौकाले बहुत बड़ा होता है भैया, लेखपाल साहेब बनने जा रहे हैं। तो लेखपाल साहब जब बनने जा रहे हैं तो आपको भूमि मापन की जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से आप भूमि नापेंगे। कहा नहीं जाता है आपके घर के आसपास, आपके घर के सामने वाले बंजर पे जब विवाद हो जाता है तो बंजर का जिसका मालिकाना हक होता है वो कहता है एक बार लेखपाल आया नाप के चला गया, उसके बाद कहेंगे हम पक्की नपैया कराई तबे पे मेड़ी चले, ठीक है। तो पक्की नपैया क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि लेखपाल अगर आप बनने जा रहे हैं तो पक्की नपैया क्या होता है, बंजर का मालिकाना हक किसका होता है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज आपको जो बात करवाएंगे वो भूमि मापन के लिए प्रयुक्त इकाइयों के बारे में, इसके बारे में जो विश्वासी और बीघा होता है इस अलग से एक वीडियो जाएगा। इसमें केवल आप एक चीज को समझिएगा, मैं एक चित्र दिखा रहा हूं, इस चित्र को आप देख लीजिएगा। यह चित्र क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है जरीब। भैया यह चित्र जो है ये होता है सिकड़ी नुमा होता है, ठीक है। सिकड़ी नुमा होता है, जब इसको फैलाएंगे तो सिकड़ी की तरफ फैल जाएगा, ठीक है। इस सिकड़ी को जरीब कहा जाता है, ठीक है। यह बहुत पुराने समय से इसका प्रयोग किया जा रहा है, बहुत पुराने समय से, मध्यकालीन इतिहास से ही इस जरीब का प्रयोग किया जा रहा है। खेत को नापने के लिए जो पक्की नपैया होती है उसे जो है जरीब कहा जाता है और इसी जरीब का प्रयोग हम जो है बहुत दिनों से कर रहे हैं। इस जरीब के 10वें अंश को हम गट्ठा बोलते हैं। क्या कहते हैं? गट्ठा। अब ध्यान से सुनिएगा, गट्ठा किसे कहते हैं भैया? लेखपाल में गट्ठा होता है, ठीक है। अब गट्ठा किसे कहते हैं? जब ये जरीब होता है ना, कितनों बड़ी जरीब रहे। अब जरीब तो कई प्रकार के होते हैं, अभी आगे बताएंगे, लेकिन जरीब की जितनी लंबाई होती है उसका 10वां हिस्सा, ध्यान रखिएगा, उसका 10वां हिस्सा, उसका मतलब 10वां हिस्सा मतलब बटे 10। जैसे जरीब अगर 100 फुट के है तो 100 के बटे 10 मतलब 10 फुट जो ओकर लंबाई होए वो 10 फुट के का कहिए? गट्ठा कहिए। अभी 10 फुट के गट्ठा में से काट न जाए, जरीबों में से काट ले, जरीब में से नहीं काटा जाएगा। अब जो गट्ठा होगा एक ही बांस लिया जाएगा और बांस जो है 10 फुट का बना दिया जाएगा, कहा जाएगी गट्ठा होइए। अब ऐसे खेत नापिए, समझ में आया? हमेशा अब थोड़ी जमीन है वहां पे जो है सिकड़ी नहीं फैलाई जा सकती है, समझने का प्रयास करिए। थोड़ी सी जमीन है, अब सिकड़ी 132 फुट के 165 फुट के कैसे फैलाया जाएगा? तो सिकड़ी न फैलाया जाए उस वजह से जो है हम गट्ठा का प्रयोग करते हैं। वो गट्ठा का होता है, जितनी बड़ी सिकड़ी है, जितनी बड़ी जरीब है, उसका 10वां हिस्सा निकाल लेते हैं, उसका बांस का एक नपना बना लेते हैं, वही हो जाता है गट्ठा। समझ में आया? आपसे पूछा जाएगा गट्ठा किसका बना होता है, तो गट्ठा जो है बांस का बना होता है। किसका बना होता है? बांस का बना होता है, ठीक है भैया। बांस का बना होता है, इसे आप फीता का भी बना सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बांस का बना होता है, पहले से इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब जो जरीब होता है, जरीब कितने प्रकार का होता है इसे जानने का प्रयास करिएगा। जरीब जो होता है भैया बहुत सारे प्रकारों को जरीब के बता दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिस जरीब का प्रयोग हो रहा है वह है शाहजहानी जरीब। क्या है? शाहजहानी जरीब। जरीब के 2 प्रकार आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे जानकारी आपको रखनी है। शाहजहानी जरीब और एक होता है गंटरी जरीब। शाहजहानी जरीब की कभी कभी लंबाई पूछी जाती है, यह जो होता है 165 फीट लंबी होती है, ठीक है। जरीबों में सबसे लंबी जो जरीब होती है वो शाहजहानी जरीब होती है, इसकी लंबाई 165 फीट होती है। इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में वर्तमान के समय में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। उसके बाद आगे है गंटरी जरीब। एक गंटरी किसका नाम है? शाहजहां को तो आप समझ रहे होंगे, शाहजहां जो मुगल काल में हुआ था, ठीक है, एक राजा हुआ था मुगल काल में, समझ रहे होंगे। गंटरी का होता है, गंटरी भैया एक ब्रिटिश काल का एक था, अधिकारी था, ब्रिटिश काल का अंग्रेज था, एक फिरंगी था, ठीक है। उसी के नाम पे हमारे यहाँ आज भी गंटरी जरीब चल रही है। देश का दुर्भाग्य है कि गंटरी के नाम पे गंटरी जरीब चला रहे, शाहजहानी नाम चला रहे हैं, हमारा कोई नाम है नहीं, चलिए फिर भी याद करना हमें। गंटरी जरीब कितने फुट का होता है? 132 फीट का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यही से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चकबंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चकबंदी कब हुआ था? 54 में हुआ था, मुजफ्फरनगर सुल्तानपुर के कैराना और मुसाफिरखाना तहसील में हुआ था। इसका अधिनियम 53 में आया था, 58 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था,
जिला उप संचालक चकबंदी इसका मुख्य अधिकारी होता है। लेखपाल जो है चकबंदी में मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चकबंदी के लिए मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो चकबंदी आयुक्त होता है। भूमि मापन के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो शाहजहानी जरीब का प्रयोग किया जाता है। शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है, 165 फीट होती है। गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है, 132 फीट होती है। गंटरी कौन था, तो ब्रिटिश काल का एक अधिकारी था। शाहजहानी कौन था, शाहजहां मुगल काल का एक राजा था। गट्ठा किसे कहते हैं, जरीब के 10वें अंश को काट करके बांस का एक टुकड़ा बनाया जाता है जमीन को नापने के लिए, जिसे गट्ठा कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहले वीडियो को जोड़ करके सेकंड वीडियो को चपका करके किताब कापी में नोट कर लिया, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें भी मजा आता है पढ़ाने में और आपको भी आनंद जरूर आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यह वीडियो अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।